हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और बढ़िया। क्वेश्चन वगैरह सब। वेरी गुड। एग्जाम्पल सारे कंप्लीट। ओके। और एक्सरसाइज। गुड, बहुत बढ़िया। Done। कोई दिक्कत आगे भी नहीं आएगी। बस रेगुलर और कंसिस्टेंसी से लगे रहना है। ठीक है। ओके। हाँ आदित्य, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट हो जाएगा, ये नहीं आ रहा। बेनिफिट तो रहते ही है। ओके, टुडे डाउट क्लास। तो आप जितने डाउट हो आज क्लियर कर लीजिए। अब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी ना, तो आज वही सॉल्व करते हैं। है प्रॉब्लम? जहाँ स्टडी होगी वहाँ कंफ्यूजन होगा, और जहाँ स्टडी नहीं होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यस। हाँ, पहले सीरीज। ये सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल, बिकॉज इसके बाद ये अलग से बाहर है। जब होगा हाँ, फिर लास्ट में सीरीज हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन और था बड़ा सा, एक अच्छा सा क्वेश्चन था। एक बड़ा सा क्वेश्चन था। चलो एक इस तरह के भी बता देते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी बुक है पता नहीं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बट डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है इन डायग्राम C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4, यानी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू दे रहा है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रो फेरेड, एंड C5 इज 5 माइक्रो फेरेड। और अरेंज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। फाइंड आउट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू डायग्राम चित्र के अनुसार ये संयोजित है, और हमें इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। पी क्यू इधर एस, और ये वाला हो गया आपका C5, C1। तो पी क्यू के मिड में हमें क्या करना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बस इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके दिखना होगा इस तरह से। अगर 5 कैपेसिटर आपके अरेंज हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एंड को और इस एंड को तो आप पुल करेंगे,
खींचेंगे तो ये वाला मिड में आ जाएगा और ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। यस, और ये वाले लास्ट के इस तरह से आ जाएंगे। और मिड वाला है जो, वो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा C5, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। ठीक है, दिस इज द P एंड Q, दिस R और दिस। ओके, तो इन दिस कंडीशन वी अप्लाई द व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक व्हीट स्टोन ब्रिज का एक सिद्धांत होता है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, वो हाँ अप्लाई करना है। तो उसके लिए होता क्या है, सिंपली इसमें देखेंगे तो C1/C2 इक्वल टू C3/C4 बाई व्हीट स्टोन प्रिंसिपल, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत से, ठीक है ना। P/Q इक्वल टू होता है R/S, यानी उसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं, ठीक है। अगर वो इस तरह से अरेंज हो और मिड में कोई करंट फ्लो ना हो, ठीक है, तो ये किसको कहलाएंगे, बैलेंस कंडीशन कहलाएंगे। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है ऑलरेडी तो मिड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ कैपेसिटेंस है, अगर ये 4 आपके किसमें है, बैलेंस है, तो इसके अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, इसका कोई मीन्स नहीं रहेगा। नाउ भी अप्लाई है, तो यहाँ भी कितना है 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो कितना आ गया 1 = 1। इट मीन्स दीज आर बैलेंस्ड। कैसे ये बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है तो मतलब क्या हुआ, इसका हमारे पास कोई मीन नहीं रहा, इसको हमें यूज नहीं करना, ठीक है। इन दिस कंडीशन अब ये क्या हुआ, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये यहां से यहां तक एक ही वायर में हो गए और ये एक ही वायर में हो गए। इट मीन्स ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, आफ्टर दैट बोथ आर पैरेलल, ठीक है ना। नाउ सॉल्यूशन अब करेंगे, सॉल्यूशन हो रहा है C1 एंड C2 आर इन सीरीज, किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, और सीरीज में होंगे तो C डैश निकाल लीजिए, और 1/C डैश इक्वल टू कितना है 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर, सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं तो C डैश इक्वल टू बच्चों आएगा 1/4 प्लस 1/4। हियर बी टेकन एलसीएम 4 और 1 प्लस 1 2/4 और C डैश लेंगे तो कितना आएगा 2 माइक्रो फेरेड, इतना हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1/2 आएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो, और सिमिलरली एक ही वैल्यू है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देंगे सिमिलरली। और सिमिलरली क्या होगा, C3 एंड C4 आल्सो इन सीरीज, ये भी किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में तो C डबल डैश निकाल दीजिए तो कितना आएगा, वो भी 2 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कॉम्बिनेशन हमारा किस तरह से अरेंज हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हमारा इस तरह से अरेंज हो गया, ये अलग हो जाएगा और ये अलग, तो C डैश की वैल्यू आ गई 2 माइक्रो फेरेड, इधर भी C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइक्रो, सॉरी पैरेलल आएंगे, इधर रहेगा P और इधर रहेगा Q, और एक इधर आ गया, ठीक है। और C डबल डैश ये हो गया, कितना आ गया 2 माइक्रो फेरेड। अभी दोनों किसमें होंगे फाइनली, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो नाउ C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, तो कुछ पैरेलल हम कैसे जोड़ेंगे, C नेट हो जाएगा C डैश प्लस डबल डैश, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 4 माइक्रो फेरेड। दीज आर योर आंसर, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो कराने वाला हूँ मैं। ये तो करा ही दिया, एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाँ करा देंगे। नो, आप ले जाए, मेरे कौन कौन से कराने, 4-5 क्वेश्चन।
फर्स्ट यूनिट जो है चैप्टर की न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भरमार है, और खास करके सेकंड और थर्ड चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा है, और इनसे मतलब कंफर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते भी है एग्जाम में, कॉम्बिनेशन वाले। और कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो, अगर ये बैलेंस ना हो तो उसमें क्या है, फर्स्ट ये दोनों पैरेलल रहेंगे, इनका जो आंसर आएगा वो इसके पैरेलल रहेगा, फिर जो आंसर आएगा इसके पैरेलल रहेगा, जो आंसर आएगा वो टॉप, when these four are capacitor और resistance are in not बैलेंस, जब बैलेंस ना हो तब अप्लाई करना है, और बैलेंस से तो सबसे इजी हो जाता है कि बीच वाले को तो भूल जाओ, ऊपर आप सीरीज में कनेक्ट करो, नीचे सीरीज कनेक्ट करो, दोनों को पैरेलल कनेक्ट करो, बहुत इजी। और भी क्वेश्चन है कुछ प्यारे प्यारे से है? 46 यही है सेम। बैलेंस नहीं है ना इसलिए। हाँ 1/2 और 2/1। कौन? यस, 1/c' = 1/c1 + 1। इधर ये तो डायग्राम है, इधर C1, ये यहाँ पर क्या, C1/C3/C4, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई की है, और C1 भी कितना है 4, C2 भी कितना है 4, C3 4, C4, तो यहाँ पर 4/4 4/4 इक्वल टू कितना आएगा 1। क्लियर? बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये व्हीटस्टोन सेतु का एक सिद्धांत होता है, एक्चुअल में उसमें 4 रेजिस्टेंसेज रहते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो उसका ही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है। जब ये कंडीशन होती है ना कि हमारे पास अगर इस तरह से 5 रेजिस्टेंस अरेंज्ड हो, ये P होता है, ये Q, ये R और ये S,
और यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं जी, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अगर ये P अपॉन क्यू इक्वल टू कितना है, R अपॉन एस है, तो कंडीशन क्या है, ये सिस्टम किसमें है, बैलेंस कंडीशन में है, तो इस वाले को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों सीरीज हो जाएंगे और नीचे वाला सीरीज हो जाएगा, फिर दोनों का जो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगले चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम। ड्रिल लाके सब पर्दे लगवा देते हैं सामने ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी रिफ्लेक्शन में। सामने पर्दा लगवा देंगे, थोड़ा मिड में ही आती है, बाकी तो इसे थोड़ा सा पीछे कर देंगे है ना। अभी स्टैंड लेके आने वाला हूँ थोड़ा सा, संजय पहले साइड राउंड लगे तो फिर ये स्पेस नहीं कवर करेगा। अच्छा, यस डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डायग्राम जैसे ही रहे तो उसमें यहाँ क्या कर दिया हमने, इस यहाँ पर C1 है, वो तो 1 माइक्रोफेरेड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये कितना हो गया C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, और C3 यहाँ पे कितना है 2 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और C5 जो आपको दिया है वो भी कितना है 1 माइक्रोफेरेड है। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, यानी इन दिस कंडीशन, अब ये हम देखेंगे, चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं। ठीक है, अब हम पहले चेक कर लेते हैं, यहां रख के देखते हैं C1 कितना हो गया 1, ठीक है, और ये कितना हो गया C2 इक्वल टू हो गया 2, और ये कितना आ रहा है 2, और ये आ रहा है 1। तो एक तरफ तो आ रहा है 1/2, एक तरफ आ रहा है कितना 2, ठीक है ना, तो दीज आर नॉट बैलेंस्ड। ये किसमें है, नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं, ठीक है ना। अब इसको हमें सीखना था। डायग्राम क्लियर हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और बस यहाँ पे यही है सिर्फ, C5 यहाँ पे 1 हो गया, ये C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, C2 यहाँ पर हो गया 2 माइक्रोफेरेड, और C3 हो गया यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड, और C4 हो गया 1 माइक्रो। ठीक है, और डायग्राम हम जब से बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ये करना क्या है, हम जानते हैं जो चार्ज फ्लो होता है वो अकॉर्डिंग टू सीरीज जनरेट होता है। अगर हमने इसको कोई चार्ज दिया, यहाँ से कोई भी हमने इसे क्यू चार्ज दिया, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने क्यू चार्ज दिया, यहाँ पर इसके पास 2 वे हुए, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, क्लियर है बात। तो पहला चार्ज इधर गया तो वो ऑलरेडी हमने Q1 गया, तो इधर जाएगा वो चार्ज कितना हो जाएगा रिमेनिंग, Q माइनस Q1 हो जाएगा, यस और नॉट। भाई हमारे पास है कितना Q, Q में से मान लिया Q1 तो इधर चला गया, और इधर कितना गया Q माइनस Q1, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब यहाँ पे कितना आ रहा है Q1 ही आ रहा है, यहाँ पे आके फिर से इसके पास 2 वे आ गए, ठीक है ना, तो कुछ चार्ज तो इसके अंदर आ जाएगा, वो मान लेते हैं हमारे पास Q डैश आ गया। अब इधर चार्ज कितना आएगा, इधर चार्ज कितना आएगा
Q1 माइनस Q डैश है, ठीक है। अब इधर क्या है, यहाँ पे भी इसके पास इधर कितना आ गया, और यहाँ से क्या है Q1 Q माइनस Q डैश, तो इधर से कितना आ रहा है Q1, यानी यहाँ से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, तो दोनों मिलके यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना होगा Q माइनस Q1, और ये कितना कितना हो जाएगा प्लस Q डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाली कंडीशन पर किरचॉफ लॉ अप्लाई हो जाता है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ क्या कहता है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं वापस लौट के यहां पे आऊं, तो इसमें टोटल चार्ज फ्लो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। भाई यहां से मैं स्टार्ट करूं चलना और इस कॉर्नर को घूम के यहां आ जाऊं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो सेम कंडीशन में यहां से चल के वापस इधर आ जाए, तो यहाँ भी चार्ज क्या रहेगा, जीरो। यहां से चला यहां से भी आ जाए तो क्या आएगा, चार्ज जीरो आ जाएगा। जब ये वाली हम कंडीशन अप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन बना के हम इसे क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आ रहा समझे, कुछ भी नहीं आ रहा, आ रहा है तो फिर ट्राई कर सकते हो। चलो पहले डायग्राम नोट कर लो, इतना बनाओ फटाफट से फिर बताते हैं। और किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद या क्लोज सर्किट के अंदर, ठीक है ना, क्लोज सर्किट है, तो उसका जो नेट पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। किसी, यानी हमने यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पे आ गए, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बस वो अप्लाई करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी होता है सॉल्व। नहीं नहीं, मैंने यहाँ लिख दिखा गया, C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड और C5 इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। ये वापस लिख दिया मैंने ऊपर लास्ट में, ठीक है, और डायग्राम में भी मेंशन कर दिया है। डायग्राम हो गया, सॉल्व करते हैं। ये रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। अब ये तो पता चल गया ये बैलेंस नहीं है। अब हम यहाँ क्या करना है, बाई केवीएल लॉ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में से। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप के अंदर, यानी किसी बंद पाथ के अंदर परिपथ में बहने वाली धाराएं,
और उसके संगत जो भी आवेश होता है, वो जो वोल्टेज होगा, उनका रिजल्टेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, या उसके बीच में जो वोल्टेज लगा हुआ है उसके कोरिलेंट सेल लगा है, उसके विद्युत वाहक बल के इक्विवेलेंट रहेगा। लेकिन यहाँ से कंप्लीट क्लोज लूप लग रहा है, तो यहाँ पर जो नेट वोल्टेज रहेगा सिग्मा वी इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा। ठीक है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से यहाँ के इसके बीच में V1 हुआ, मान लो इसके बीच में V2 हुआ, और इसके बीच में V3 हुआ, तो मतलब क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 रिजल्टेंट पॉइंट पे क्या आएगा, जीरो आएगा। यस और नॉट? तो इसी बिंदु पर हम नेट आवेश क्या ले रहे हैं, वो नेट वोल्टेज क्या है, जीरो। क्योंकि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पी टर्मिनल से, आर से होके, एस से होकर वापस आ गए पी पर, तो एक ही पॉइंट पे आके वापस लौट गए, तो वहां पोटेंशियल क्या रहेगा, रिजल्टेंट जीरो रहेगा परिणामी। ठीक है, यानी यहां से करंट चार्ज आ रहा है और कैपेसिटेंस वो है, जितना वोल्टेज यहाँ आया उतना यहाँ आया वापस, अब डायरेक्शन चेंज होगी, वापस क्या आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ले लेंगे, तो पहली वाली कंडीशन यहाँ पे कितना है, Q1, तो V इक्वल टू होता है कितना है, Q अपॉन C होता है क्या, यस और नॉट? तो पहले वाले के लिए यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, Q1 अपॉन C1 आ गया। इसके लिए लेंगे, ये कितना है, C5, वो Q डैश, और ये कितना आ गया, C5। और अब हम चल ऐसे रहे, डायरेक्शन इधर है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जैसे एंटी क्लॉक चलेंगे तो निगेटिव साइन ले लेंगे। तो हम वापस, हम आना इधर चाहिए, लेकिन हम एस से किधर चल रहे हैं, पी की ओर, तो यहाँ बीच में साइन आएगा माइनस का, और यहाँ पे आएगा Q माइनस Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, C3 इक्वल टू कितना रहेगा। बात समझ में आ गई क्वेश्चन की? अब यहाँ पर हम बच्चों क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे। Q1 एज इट इज, C1 कितना हो गया बच्चों, 1, ये Q डैश ऐसे ही रहा, और ये कितना आ गया, ये भी 1 हुआ, और ये Q माइनस Q1 अपॉन, और ये कितना आ गया, 2 इक्वल टू, एलसीएम ले ले, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2Q1 प्लस 2Q डैश माइनस Q1 इक्वल टू, और ये किसमें चला जाएगा, जीरो के अंदर। ठीक है, इतनी पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत? तो देखिए क्या हुआ, अब 2Q1 और ये Q1, तो बचा कितना, Q1 प्लस 2Q डैश और माइनस Q इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 1 आएगी। यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए Q की, तो बाकी इजी सॉल्व हो जाएगा। एंड नाउ अब हम सर्किट में लेंगे किसमें, पहले तो हमने ले लिया था, नाम देते हैं PRS P में। ठीक है, इन PRS P, यानी यहां से स्टार्ट किया, आर से होकर, एस से होकर वापस पी पर आ गए। ठीक है, अब हम लेंगे किसमें, RQSR। नाउ अगेन डायग्राम, RS RQSR, इसके अंदर लेंगे। चलो इस इक्वेशन को आप बनाओ फटाफट से।
क्या बनी इक्वेशन? बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 राइट, सही बोला। बिल्कुल, PQ1 है। सही, करेक्ट। मतलब आदित्य जाग रहा है। वेरी गुड। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बनाई। जल्दी करो फटाफट से। कितना आया बताइए? ये आ रहा है Q1, 2Q, 3Q डैश। यही है क्या? यही है क्या? देखना, इक्वल टू 0। यही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? कैसे डिफरेंस आ रहा है भाई? मैं ही करूं क्या? देखो चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें लेंगे, तो ये कितना आया यहाँ? Q1 माइनस Q डैश अपॉन कितना? C2। और यहाँ डायरेक्शन ऐसे चल रहे हैं, पर ये भी क्या है? अपोजिट है। तो माइनस, तो ये आ गया Q माइनस Q1 प्लस Q डैश अपॉन कितना? C4। और इधर लेंगे तो ये भी माइनस का आएगा, और ये आएगा Q डैश अपॉन 1 इक्वल टू C5। अब इनकी वैल्यू रखनी है। तो देखिए कितना आया? Q1 माइनस Q डैश। देखो इक्वेशन यही बन रही थी क्या सबकी? तो C2 की वैल्यू कितनी हो गई आपको? यहाँ 2 आ गया, माइनस Q1 डैश प्लस Q डैश। अब हाँ, Q माइनस Q1 और Q डैश, बीच वाला Q डैश लिया था ना, मिड वाला। और C4 कितना हो गया यहाँ पर? 1 आ गया, फिर माइनस साइन, और यहाँ Q डैश अपॉन 1 इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 LCM आ जाएगा। तो Q1 माइनस Q डैश माइनस Q
Q1 प्लस Q डैश, और यहाँ पे क्या है, और 2 का मल्टीपल 2Q डैश इक्वल टू, ये इसमें चला जाएगा, तो Q1 माइनस Q डैश माइनस 2Q प्लस 2Q1 और माइनस 2Q डैश और माइनस 2Q इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो गया बच्चों, 3Q1 और माइनस 3Q डैश हो जाएंगे, हाँ, जो 4 है 5 माइनस 5Q डैश और माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। अच्छा, ये मिस्टेक हो गई थी, इस डायग्राम की मेरे को फिर से नीड रहेगी थोड़ी सी। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाँ? अब वैल्यू क्या है? पहले तो हमें इनकी क्यू की वैल्यू निकालनी है इसमें मेनली। जब क्यू निकल आएगा तो इन दोनों के बीच हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, यानी वी पी क्यू, ये लेना है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल, ये हम ऐड कर, फिर आंसर आएगा। और फाइनली जो वीपी की है उसकी ऊपर हमें क्यू अपॉन सी रखना है, नेट कंपेयर करके आंसर आएगा। टू क्यू, बहुत सिंपल कर सकते हैं। क्या करना है इसे, चलो यहाँ पे हम इसे 3Q ले लें, 3Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5Q डैश माइनस 2Q प्लस 2Q। शिफ्ट ऐसा करेंगे तो इसे बाई सेकंड से ये आ जाएगा, इसे ये डाल देते हैं बाई क्वेश्चन सेकंड, और इससे ये ले लेते हैं, इससे इससे भी 3Q1 निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, माइनस 2Q डैश, और ये कितना आएगा, प्लस Q बाई क्वेश्चन फर्स्ट, ये हो जाएगा। भाई यहाँ से भी हमने 3Q की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से भी 3Q की वैल्यू निकाली, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और शिफ्ट करके क्या कर देंगे, बाई कंपेयर, कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो ये 5Q डैश प्लस 2Q इक्वल टू माइनस 2Q डैश प्लस Q, यही तो हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, 5Q डैश और प्लस 2Q डैश हो जाएगा, और इसको हम इधर ले आए तो माइनस Q बचेगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 7Q डैश इक्वल टू कितना आ गया, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई, -7। या Q डैश की वैल्यू निकालेंगे तो Q डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब आपको करना क्या है, Q और डैश की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखनी है। हमें सेपरेटली किसका वैल्यू निकालना है, Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Q डैश वाला कॉलम अब खत्म हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे तो बस। फिर क्या करना है, फिर सिंपली करना है, इन दोनों के बीच में नेट पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ का आप इस ले लें, ये पोटेंशियल ले लें और ये ले लें, ठीक है, और दोनों को ऐड करने की वैल्यू इस बार हमने जो रखे थे ऐसी वैल्यू रखनी है। और फाइनली जो बीपी क्यू हुआ उसके ऊपर क्या आएगा, Q अपॉन सी हो जाएगा। तो परिणामी आवेश तो है कितना, Q, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, C। तो फिर जो वैल्यू आएगी वो सारा C की वैल्यू निकलता है। ये 7 सही आया एकदम।
बस इन दोनों से Q1 की वैल्यू निकालो, बस इसे नोट करो फटाफट से। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस Q डैश की वैल्यू इस वाली क्वेश्चन में रखनी है और इस क्वेश्चन में रखनी है, उनसे हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। ये सारी प्रॉब्लम फिनिश। Q1 और Q का रिलेशन निकालो, 5 अपॉन Q1 इक्वल टू 3/7 Q आना चाहिए। Q1 और Q 3 बिल्कुल सही है, यही है। Q1 इक्वल टू आ गया कितना, 7/3। वेरी गुड, यही चाहिए था। और लोगों ने निकाला Q1 की वैल्यू, बस सिंपल है, इसमें वैल्यू रखनी है और इस क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना है, आ जाएगी। मैं रफ कर रहा हूँ सारा ही। तो देखिए क्या हुआ, सिंपल। अब हमारे पास Q1 की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल बिटवीन द P एंड Q ये ले लेते हैं। तो VPQ डायग्राम में देखो, डायग्राम बनाया था जो, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी पड़ेगी डायग्राम की। यहाँ C1 था, इधर C2 था, C3 और ये C4, ये P और Q, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखिए मेरे को क्या निकाला, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मेरे को ये आर था, ये एस था, ठीक है। तो इसके बीच में जो चार्ज था वो कितना था, यहाँ पे जो चार्ज निकला था, यानी हमें ले लिया इसके बीच पोटेंशियल होगा V1 होगा, ये V2 होगा और ये V3। तो यहाँ से चल के हम वापस यहाँ, ठीक है। तो इतना ये आएगा और ऐसे ही इधर और ये इधर आ जाता है, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो पहला अपने V1
प्लस V2 प्लस कितना ले लिया, V3 निकालना है। यानी हमें या ऐसे चलेंगे, ठीक है, या ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलते डायरेक्ट। ये प्रिंसिपल, ये टर्मिनल भी तो आ रहा है वोल्टेज का, इस वोल्टेज का भी तो हमें यूज करना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्ट ये नहीं होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो इजी वाला मामला था ही। तो VPQ, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा V1, तो यहाँ पे हमने चार्ज लिया था वो Q माइनस Q1 लिया था, अपॉन यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, C1, यानी लेना वही वोल्टेज है। अब उसको हम क्लोज लूप नहीं ले रहे, हम यहाँ से और यहाँ के बीच में, हमें दो बिंदुओं के बीच में तो क्या निकालना है। हाँ Q1 था, बस Q1 था, और यहाँ पे था Q1 माइनस Q डैश लिया था, चलो, और ये Q डैश अपॉन C5 की वैल्यू कितनी थी, C5 वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, S और Q के बीच में कितना था, ऊपर से Q डैश आया था, Q माइनस Q1 प्लस Q डैश अपॉन कितना, C4, ठीक है, ये था। अब VPQ, अब इनकी वैल्यू तो Q1 ऐसी रहा, C1 1 हो गया, और C5 Q1, ये Q डैश, यस Q डैश, और ये भी 1 हो गया, और C4 ये भी कितना है, 1 ही है ना, और यहाँ भी कितना आ गया, 1। तो ये टोटल आया VPQ इक्वल टू Q1 माइनस Q डैश प्लस Q माइनस Q1 प्लस Q डैश, ये तो हो गया। अब Q डैश से Q डैश कैंसिल, कर रहे हैं हम, अरे यार यहाँ हमने Q1, अच्छा Q1 की वैल्यू कितनी निकली थी, 7/3 Q, Q ये आ गया था। अब VP कितना होगा, ये होगा Q अपॉन C नेट इक्वल टू 7/3, इस Q से, यानी जो Q था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3/7, C1 भी इतना ही है? ये Q1 C नेट कितना आएगा, ऐसे तो गड़बड़ है, कौन सा, इक्वेशन ही तो नहीं, हाँ प्लस, ओ रहा है, तो ये कितना आया, वापस कट रहा है Q1 से, VPQ इक्वल टू कितना आ गया, 2Q डैश प्लस ऑफ Q आ गया। अब Q डैश की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी थी, पहले Q डैश उसका रिलेशन भी निकला था, -1/7 करके था, कितना था, 2 इंटू Q डैश की वैल्यू कितनी थी, Q/7 था ना, और प्लस Q ये, तो एलसीएम ले लीजिए, 7 -2Q प्लस 7Q, तो कितना आ गया, 5Q/7 आ गया। अब सही है बिल्कुल, यही आंसर चाहिए था हमें। और बीपी की पे क्या दे देंगे, Q/C नेट, और ये हो गया बच्चों हमारा कितना, 5Q/7, इससे कट गया, और C नेट आ गया कितना, 7/5, तो आंसर आएगा 1.4 माइक्रो फैराड, यही आंसर। एक माइनस साइन
है नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस से ज्यादा रहेगी। पर इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा, लॉन्ग वाले, पर प्रैक्टिस तो जरूर होनी चाहिए। पर अब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा इजी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस चैप्टर हमने इसको, ना तो हमें किरचॉफ लॉ पता होता है, ना वीटी स्टॉल लॉ पता होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जंक्शन लॉ क्या है? जैसे जंक्शन लॉ सिंपल है, ये कोई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से कोई चार्ज आ रहा है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, नेट चार्ज हमेशा जीरो रहेगा, और एक जगह से आ रहा है, बाकी सारी जगह से जा रहा है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन होता है, अंदर आपके लिखा है आगरा जंक्शन लिखा है, इधर से ट्रेन आ रही है, इधर जा रही है, यहाँ पर कोई परमानेंट ट्रेन रहती है तो जीरो। या घर पर कोई वाटर पॉइंट का सप्लाई का मेन सोर्स हो, यहाँ से वाटर आ रहा है, बाकी जगह फ्लो हो रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या रहता है, नेट जीरो। वही कंडीशन सिंपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और ऐसा एक आध क्वेश्चन और करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब इनफाइनाइट टर्मिनल बता देना है, दिखने में डायग्राम बहुत बड़े होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, इजीली हो जाते हैं। एक्सरसाइज तो पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? एक्सरसाइज की थी नहीं की? करो। लोकेश बुक वगैरह आ गई ना? बुक वगैरह अवेलेबल है? क्वेश्चन ट्राई किए? करो। 11th नहीं है, बोर्ड है इस साल। और ये मत सोचना कि इस साल वाले 12th वाले हो गए तो हम भी हो जाएंगे। तो पंचशील के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी इसमें ही है। ये साल तीसरी लहर की कर रहे हैं, तो अगली साल हमारा बेड़ा लग जाएगा, बस क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अपनी पंचशील की इस बारी क्लास बहुत ज्यादा, इतनी डम क्लास थी, हद से ज्यादा। बस दो चार स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सारे गॉड इज ग्रेट, सबकी सुनता है। यस डन। यस, सोच लेते होंगे स्टूडेंट, चलो ना रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही जाते हैं टीच रूम पे आके, तो बाद में वैसे ही क्लास देख लेंगे, तो लाइव आने की जरूरत क्या है। यस, देखिए दो क्वेश्चन है जो इसी टाइप कंडीशन में है। देखिए एग्जांपल नंबर 47 है ये कोई। पहली कंडीशन में यहाँ पर 1 कैपेसिटर कनेक्ट है,
फिर नेक्स्ट में ये 2 हो गए, दो के बाद फिर ये 4 हो गए, और 4 के बाद इसी तरह से डबल डबल होते आएंगे। यस, 8 कैपेसिटर। और आगे तो कह रहा है ए बी, और क्वेश्चन लिख लीजिए, चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है? ईच ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रो फेरेड। बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता की थी। देन फाइंड आउट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, C1 सिंपल सी दे रहा है, कितना है 1 माइक्रो फेरेड। ठीक है, आफ्टर दैट C2 लेंगे, है तो सीरीज, पहले तो इतना ही आएगा, ये दोनों किसमें है, सीरीज, और सीरीज कितना होगा 1/c करके लेंगे तो कितना 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ का आएगा वैल्यू कितना, चलो बता देता हूँ, C2 इक्वल टू 1/c2, 1/1 रहेगा। ठीक है, तो 2 आया, तो C2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 माइक्रो फैराड। अब ये कितने हो जाएंगे, 4 कनेक्ट हो जाएंगे, तो मतलब C3 कितना आ गया 1/4 माइक्रो फैराड आएगा। इसी प्रकार से C4 लेंगे तो 1/8 माइक्रो फैराड आएगा। इस तरह से लेंगे तो C इन्फिनाइट भी कितना है, कुछ भी आता है, यानी इन्फिनाइट टर्म तक से हम कनेक्ट करते जाएंगे। फिर रिजल्टेंट लेंगे, और रिजल्टेंट क्या आएगा, ये सारे इसी तरह से कनेक्ट होंगे, तो रिजल्टेंट बनेगा 1/c, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू सो ऑन। एपी जीपी वगैरह पढ़ी थी, कुछ एपी पढ़ी थी, इन्फिनाइट तक हम सम निकालते थे, पढ़ डालो, अब क्या दिक्कत आ रही है? हाँ? सही है। हाँ? पहले में, हाँ, तो निकाल लीजिए कितना आएगा, पहला ने तो हाँ तो सही तो कनेक्टर है, सही आएगा, ऐसे ही जुड़ेंगे सारे। पहले ये सीरीज में हो रहे थे, अब सारे किसमें आएंगे, और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, और ऐसे ही जुड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। सम निकालते हैं टोटल का, इनफाइनाइट वाला, S/A माइनस कर देता हूँ। हाँ, कोई फॉर्मूला होता है, अरे जीपी बन रहा है ना, 1, ये 2 हो गया, 2 का फिर 4 हो रहा है, इनफाइनाइट तक लेते हैं, यानी ये आगे चल रहा है क्या, इनफाइनाइट तक दे रहा है, एनएट टर्म तक नहीं, जिस तरह कंटिन्यू चलते आएंगे एनएट टर्म तक, तो उस कंडीशन में क्या लेना है आपको, ये आपने पढ़ा था ना कोई जीपी वाली कंडीशन। हाँ, हाँ एन टर्म वाला ही, एन टर्म तक कनेक्ट है, तो एन टर्म तक कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन आएगी इसमें, ये तो हमारा पहले ए रहता है, तो इन सब पर डिवाइड करते हो, डी निकालते हैं ना सर, मतलब हाँ, और डी इसमें ए इक्वल टू कितना गया 1, डी इक्वल टू कितना आ गया, ये डिवाइड, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते आते हैं, 1/2 माइनस, हाँ, तो -1/2 आ गया। अब हमें इसका सम निकालना है, सी नेट, तो हमें पढ़ा था एस निकालते थे ए अपॉन, और ये क्या होता था 1 प्लस डी होता था क्या, ऐसे फॉर्मूला था,
नहीं नहीं, ये वाला नहीं। इनफाइनाइट टर्म के लिए अलग। हाँ तो इनफाइनाइट ही है ना, अप टू सो ऑन दैट इट इज, लास्ट तक ही कह रहा है वो। डिफरेंस इसका आ रहा है 2 आ रहा है 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1/2, ठीक है ना, जिसको वेनिस्टिया कॉमन कहते हैं। फिर ये फार्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस डी, ऐसा करके फार्मूला आता है इन्फाइनाइट टर्म के लिए, देख लेना, 1/1 - 1/2। अब सॉल्व कर दीजिए। सी नेट आया 2 माइक्रो, नोट कर लो। डी या जी कहते हैं ना शायद, गुणोत्तर श्रेणी थी कि कौन सी थी एक, जीपी, उसका कुछ यही फार्मूला था। करो सॉल्व। अरे सिंपल, ये ऐसे बन रहा है 1 + 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 पावर कितना 3 जीपी। अगला क्वेश्चन है वो वाला उस तरह से जो तुम बता रहे हो। इधर इस साइड, थोड़ा स्क्रीन को जूम करके देख। पहले हमने क्या, ये C1 है तो इतना ही है, ये दोनों को सीरीज कनेक्ट किया, तो ईच की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 1 + 1 तो कितना आएगा 2, और इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। सिमिलरली C3 आएगा तो 1/4, C4 आएगा तो 1/8 आ जाएगा। तो सबको हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, और पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी जब एन टर्म तक होती है तो उससे हमें वो निकालना होता है, तो सम यही निकलता है। वो एपी का होता है n/2, और ए n-1 और डी कर दिया। हाँ, ये जीपी का है। एक बार देख लेना जीपी का फार्मूला, मेरे ख्याल में। पहले एक एचपी भी होती थी श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, शायद वो सिलेबस में नहीं है, अपने दो ही बची है, एपी एंड जीपी। हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको एपी तो पता ही है ना, तो इस क्वेश्चन को एपी के थ्रू लीजिए।
एन भुजाएं हैं इसमें। इसकी भी तुल्यधारता क्या करो, ये किसमें है, ये तो C1 तो इक्वल टू इतना ही है, और ईच की कैपेसिटेंस कितनी दे रहा है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस कितना दे रहा है, इसमें ही 1 है। 1 माइक्रोफैरड हर एक की, पहला C1 भी 1 रहेगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, C3 लेंगे तो कितना आएगा 3, C4 आएगा तो 4, C5 लेंगे तो 5, अप टू 100 आएगा। और फिर वापस सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। नाउ अब ये बन रही सीधी एपी, क्या बन रही है, यानी इन दोनों को मिला के, ये तो C1 ही रहा, इन दोनों को मिला के कितना हो गया 2, इनको मिला के कितना हुआ 3, एंड बुझाओ तो अगर अभी इसमें 3 जुड़े थे, अगले कितने जुड़ेंगे 4, फिर कितने जुड़ेंगे 5, इस तरह से एन एट टर्म तक ये सारे क्या ऐड है, तो मीन्स सी नेट जो हम निकालेंगे ऑल आर इन पैरेलल, तो पहले हो जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू सो ऑन, वहां तक एन एट, ये बन गई एपी। तो इसका हमें सम निकालना है। इन दिस कंडीशन ए इक्वल टू कितना रहेगा 1, डी इक्वल टू कितना रहेगा 2 माइनस 1 लेंगे तो अब इसका सम निकाल दीजिए, सी नेट ये आएगा वो एन वाई टू करके, क्या फॉर्मूला होता है, एन वाई टू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू सॉल्व करो कितना है, आज एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ठीक है ना। तो पहला काम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर फिनिश करना है। कितना है आंसर, एन तो है नहीं है, एन की टर्म में आंसर आएगा, कितना है एन इन ब्रैकेट एन प्लस 1 बाई 2, हो गया आदि, ब्रैकेट में पहले एन एन 1 माइनस 1 कैसे, क्या कर रहे हो, देखो
ये एन बाई टू, टू इंटू वन हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू ये वन हो जाएगा, एन बाई टू, टू प्लस माइनस वन, एन बाई टू, एन प्लस दैट इज, हो गया ना? चलो ठीक है, ओवर करते ना। यस, इन एन की टर्म तक।